अगर होली को रंगों से, ईद को चांद से और क्रिसमस को सांता से टैग किया जा सकता है तो दिवाली को भी धन, समृद्धि और लक्ष्मी से। धनतेरस के तो नाम तक में धन है। धनतेरस के मौके पर लोग अक्सर चांदी के बर्तन, सिक्के या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ना किसी तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ मेटल्स की बात नहीं है, कुछ लोग नया मकान खरीदने या नए शेयर्स खरीदने के लिए भी दिवाली वाले दिनों को चुनते हैं। और इसीलिए इस फेस्टिव सीजन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि एक आम आदमी कैसे और कहां-कहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के ये कुछ प्लेटफॉर्म पारंपरिक हैं और कुछ नए या गैर पारंपरिक कह लीजिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट, उम्र और फाइनेंशियल टारगेट्स के बेसिस पर इनमें से एक या एक से ज्यादा तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट के इन ऑप्शंस पर बात शुरू करते हैं और शुरुआत होगी फिक्स्ड डिपॉजिट से। इसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक लाइन में रिवीजन करें तो इस इन्वेस्टमेंट फॉर्म में आप बैंक में एक मुश्त रुपए जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए, जैसे कुछ दिनों, महीनों या सालों के लिए। और जब ये निश्चित समय यानी एफडी का टेन्योर खत्म हो जाता है तो आपको आपके पैसे तो वापस मिलते ही हैं, साथ ही कुछ ब्याज भी आपको मिलता है। आपके मूलधन पर मिलने वाला ये ब्याज एफडी के टेन्योर, जमा की गई रकम और कई बार आपकी उम्र और जेंडर पर भी निर्भर करता है। उम्र और जेंडर पर ऐसे कि कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों या महिलाओं को कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। अब आपको बताते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के फायदे क्या क्या हैं। कुछ जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं उनमें एफडी का नाम आता है। इसमें आपके मूलधन के डूबने की संभावना ना के बराबर होती है, साथ ही तय समय पर पैसे ना मिलने या ब्याज का भुगतान ना होने जैसे मामले भी ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। एफडी करवाने पर आप लिक्विडिटी वाला बॉक्स भी चेक करते हो, क्योंकि अगर आपने एफडी करवाई तो आपने अपने पैसे को किसी दूसरे एसेट में नहीं परिवर्तित किया, जैसे शेयर्स या सोने में इन्वेस्टमेंट करने पर करते। इसलिए आप जब चाहे अपने पैसे एफडी से निकाल सकते हैं। टेन्योर पूरा होने से पहले भी बस आपको छोटी सी पेनल्टी देनी पड़ती है, इतनी छोटी कि आप एफडी तुड़वाने से पहले सोचते भी नहीं कि कितने पैसे कट जाएंगे। अब इसके नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की क्लास का पहला फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि रिस्क रिटर्न्स के समानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो अगर एफडी एक लोएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर तौर पर इसमें रिटर्न भी कम ही मिलता है, और यही एफडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। एक बात नोट कीजिए, हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला अधिक ब्याज जैसी चीजें आपको बताई हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। इसलिए आपको एफडी करवाने से पहले अपनी रिसर्च पूरी कर लेनी चाहिए। कहां से करवाएं, कितना ब्याज मिलेगा, प्री मैच्योर एफडी तोड़वाने में कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी आदि। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरे तरीके का जिक्र हमने आपसे पहले ही किया था। अक्सर आपने सुना होगा कि आपके बगल वाले शर्मा जी ने दिवाली पर घर लिया, यानी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। आप भी अपनी दिवाली और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप अपनी जेब और जरूरत के हिसाब से अपने बजट में आने वाले डुप्लेक्स, फ्लैट, प्लॉट या जमीन खरीद सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दरअसल प्रॉपर्टी की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती ही है, यानी कि फायदा। आप आगे जाकर उस प्रॉपर्टी को बेहतर दामों में बेच सकते हैं। जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले लोग यही करते हैं। दूसरा तरीका है रेंटल इनकम, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर भी दे सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे स्टेबल और सेफ माना जाता है, यानी नुकसान का कोई डर नहीं। आपको शेयर मार्केट की तरह रोज दामों का उतार चढ़ाव देखने की भी जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर लेवरेज का फायदा भी ले सकते हैं, यानी कम पैसों में ज्यादा वैल्यू का सामान लेना, और आपको एक मुश्त पूरी पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नुकसान क्या क्या हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स पता कर लेनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में आप कानूनी झंझट में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी ली है तो आपको टाइम टू टाइम अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पर भी खर्च करना पड़ सकता है। इसे एक ऐसे नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि प्रॉपर्टी एक लिक्विड एसेट नहीं है, यानी आप इसे आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कभी कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए तो एकदम से प्रॉपर्टी बेचकर कैश का बंदोबस्त कर पाना जरा मुश्किल होता है।
मॉर्गेज लोनिंग की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। जैसे ही कोविड ने पैर पसारने शुरू किए थे, सबसे पहला सेक्टर जो पेंडेमिक से बुरी तरह प्रभावित होना शुरू हुआ था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि किसी भी क्राइसिस के वक्त, वो चाहे पर्सनल हो या फिर सोशल, हम सभी आम लोग सेविंग मोड में चले जाते हैं, ना कि प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं। और फिर रिकवरी आने के बाद भी जो सेक्टर सबसे बाद में रिवाइव होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप चीजों के तुरंत ठीक होते ही प्रॉपर्टी नहीं लेने लगते। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रिट। प्रॉपर्टी खरीदने के झंझावात से जरा बाहर आइए, हम आपके लिए एक नया इन्वेस्टमेंट आइडिया लाए हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ये तरीका जरा नया है। हाल ही में हमारे यहाँ रिट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो क्या होता है ये रिट? मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं। इतने रुपए में क्या दिल्ली के किसी प्राइम लोकेशन पर बिना किसी झंझट के आप प्रॉपर्टी लेकर रेंटल इनकम कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। रिट के जरिए आप ये कर सकते हैं। रिट को आप म्यूचुअल फंड जैसे भी समझ सकते हैं। जिस तरह आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी में आप रिट के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े सारे झंझटों को ट्रस्ट संभालता है और कुछ पैसा एज अ चार्ज काट कर मंथली रेंटल आपको देता है, वो भी बिना किसी लफड़े के। रिट में सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी जिनसे रेंट मिलने को है उन प्रॉपर्टीज में लगाना होता है। रिट के फायदे क्या क्या हैं? उदाहरण के लिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। सवाल वही है कि क्या आप इतने रुपए में किसी प्राइम लोकेशन में या अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी ले सकते हैं? रिट के जरिए आप अलग अलग शहरों में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी ले सकते हैं और रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं। यानी इक्विटी की तरह आप यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ले सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के आखिर में अलग से बताएंगे। रिट के जरिए किसी भी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनना कोई पचड़े में पड़ने वाला काम नहीं है। ब्रोकर, किराएदार, रजिस्ट्री वगैरह के सारे झंझट आपके बिहाफ पर ट्रस्ट निपटाता है। रिट के थ्रू आप 8 से 10% तक गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत में मेनली 3 टाइप के रिट हैं: ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी रिट और माइंडस्पेस रिट। नुकसान क्या क्या होते हैं रिट के? रिट में आपको नुकसान समझने के लिए प्रॉपर्टी के नुकसान समझने होंगे, यानी जो नुकसान प्रॉपर्टी खरीदने में है वही आपको रिट में हो सकते हैं। जैसे किसी क्राइसिस के वक्त प्रॉपर्टी के रेट्स का गिरना, उस वक्त अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा ये भी कि अभी हमारे यहाँ रिट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ अगर देखें तो 3 से 4 रिट्स हैं जो काम कर रही हैं, और चूंकि इनके बारे में लोगों को पता नहीं है तो लोग चाहते हुए भी इनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। हालांकि हमारा ये एक्सप्लेनर देखने के बाद आप उन कैटेगरी में नहीं रहेंगे। एक बात नोट कर लीजिए, रिट को अपनी टोटल रेंटल इनकम का 90% हिस्सा डिविडेंड की तरह बांटना होता है ताकि इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न टाइम से मिलता रहे। रिट में आपको प्रॉपर्टी पर हुए कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई वैल्यू का भी बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे बॉन्ड्स की। सरकार की स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक तरीका हम आपको और बताते हैं। ये तरीका है बॉन्ड्स के जरिए। बॉन्ड्स यानी आसान भाषा में सरकार को आपसे द्वारा दिया गया लोन, जिस पर सरकार आपको इंटरेस्ट देती है। बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं जिन पे आपको एक फिक्स्ड टाइम पर फिक्स रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आपके बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं और पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। आपको बता दें कि शेयर मार्केट की तरह बॉन्ड मार्केट भी काफी बड़ा मार्केट है जिसका दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को चलाने में अच्छा खासा योगदान रहता है। आप बॉन्ड प्राइवेट कंपनीज के भी ले सकते हैं जिन पर आपको थोड़ा बेहतर इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद रहती है। अब आपको बताते हैं बॉन्ड्स के फायदे। ये एक सेफ कैटेगरी में आने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर की तुलना में बॉन्ड्स में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं और एक तय समय के लिए आपका पैसा फिक्स हो जाता है। इसके अलावा ये एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप समझ गए होंगे कि जरूरत पड़ने पर आप अपने बॉन्ड्स को बेचकर आसानी से कैश का जुगाड़ कर सकते हैं। बॉन्ड्स के नुकसान क्या हैं? बाकी मार्केट को देखते हुए बॉन्ड्स आपको आपके पैसे पर कम इंटरेस्ट देता है। हमने आपको इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल जो शुरुआत में बताया था वो आपको याद होगा: हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। शायद यही वजह है कि बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स का नंबर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। अब बढ़ते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ।
अक्सर आपने लोगों को दिवाली में सोना खरीदते हुए देखा होगा। आज हम आपको सोना खरीदने की नई व्यवस्था से परिचित करवाएंगे। आप सोने में पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए भी लगा सकते हैं। क्या होते हैं ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी सरकारी गोल्ड बॉन्ड्स? इस स्कीम में आप अपना पैसा सरकार को देते हैं एज अ लोन और सरकार आपके पैसे पर इंटरेस्ट देती है जो कि 2.5% पर एनम का फिक्स्ड रिटर्न है। इस स्कीम में आप अगले 8 सालों के लिए पैसा लगाते हैं और सरकार 8 साल बाद आपका पैसा बढ़ाकर वापस करती है। इसमें आप चाहें तो 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं और ये बढ़ा हुआ पैसा यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। मतलब बढ़ी हुई वैल्यू पर आपको सरकार को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फायदे क्या क्या होते हैं, इन पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। सरकारी स्कीम होने के नाते ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप है, यानी आपके पैसे डूबने का कोई रिस्क नहीं। इसमें आपको रिटर्न 2 तरीके से मिलता है। पहला है इंटरेस्ट जो एक फिक्स्ड रेट से मिलता है और दूसरा है सोने के रेट में बढ़त, बोले तो कैपिटल अप्रिसिएशन, जिस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी ये टैक्स फ्री रहता है। इस स्कीम में आपका पैसा एक फिक्स्ड टाइम के लिए सेव भी हो जाता है और आपको घर में रखे हुए सोने से कहीं ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। अब नुकसान क्या क्या होते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के? सरकारी स्कीम होने के नाते नुकसान तो सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट का है, यानी सरकार आपके पैसे को सेफ्टी तो देती है लेकिन इंटरेस्ट बाकी मार्केट के मुकाबले काफी कम रहता है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स में नुकसान जैसा कुछ नहीं है। एक और बात नोट कीजिए, 2022 में आरबीआई द्वारा इशू होने वाले गोल्ड बॉन्ड्स के लिए इस बार 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विंडो खुली थी। इसे 2021-22 सीरीज 7 कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस विंडो से खरीदारी की होगी, नहीं की तो दूसरी विंडो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक खुलेगी। ये विंडो हमेशा 5 दिन की होती है और 1 साल में 4 से 5 बार खुलती है। इस बार इशू प्राइस 4,761 रुपए रखा गया, यानी आप एक बॉन्ड इतने रुपए में ले सकते हैं। अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो सरकार आपको 50 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी देती है, यानी 1 ग्राम सोना आपको 4,711 रुपए में मिल जाएगा। और अब बात आती है शेयर की। आप जानते ही होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पुराना लेकिन इफेक्टिव तरीका है, बशर्ते आपको इन्वेस्ट करने के लिए खूब सारा ज्ञान होना चाहिए, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। किसी भी लिस्टेड कंपनी यानी वो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके उस कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगा सकते हैं। बदले में आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड यानी कंपनी के प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी प्लस शेयर पर आने वाला रिटर्न। शेयर में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या होते हैं? शेयर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है बेहतर रिटर्न्स। आप शेयर मार्केट में किसी भी और इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। हम क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे, वहां तो हजारों गुना रिटर्न मिल सकता है। एक बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीदा गया था, ना खरीदा जाता तो उसकी कीमत करोड़ों में होती। क्रिप्टो करेंसी की पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारी एक सीरीज देखिएगा। सीरीज का नाम है एक नया पैसा। शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड इनकम का भी फायदा होता है। इसके साथ ही आप एक साथ कई कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लिक्विड एसेट होते हैं, तो आप जब चाहें एक माउस क्लिक से अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अपने कंफर्ट और माली हालत के हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर जितने वक्त के लिए आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर के नुकसान की। शेयर मार्केट में फायदे के साथ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हाईली रिस्की एसेट है। बोले तो रिस्क ज्यादा है और जब रिस्क ज्यादा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और शेयर मार्केट का खूब सारा ज्ञान होना भी जरूरी है, वरना अक्सर आपके पैसे के नुकसान की संभावना बनी रहती है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको पहले रिट के बारे में बताया कि कैसे आप कम पैसे में डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना लेकर रिट के थ्रू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड लोगों के थोड़े थोड़े पैसों को इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं और फिर उस अमाउंट को अलग अलग कंपनीज के शेयर या डिफरेंट बॉन्ड्स में लगा देते हैं और फिर रिटर्न आने पर ये यूनिट होल्डर यानी जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है उसको रिटर्न के साथ उसका पैसा वापस कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स के फायदे क्या क्या हैं? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पैसे लगाने के बाद शेयर मार्केट की तरह रोज उसे देखना नहीं पड़ता, यानी आपको ये
जानने की भी जरूरत नहीं कि आपका पैसा किस कंपनी में लगा है। हालांकि अपनी जिज्ञासा के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक बार पैसा लगा दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिक्स टाइम पर आपका रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार नहीं हैं तो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आपको कई तरह के म्यूचुअल फंड्स को जांच परख कर लेना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट है क्या। उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है। इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, यानी उस फिक्स टाइम के बाद ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। और अगर आप इस पीरियड के पहले ही विड्रॉल करते हैं तो आपको आपका पैसा कुछ अमाउंट काट कर ही वापस दिया जाएगा। और अब चलते हैं क्रिप्टो की तरफ। आजकल इन्वेस्टमेंट करने का एक नया तरीका है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी। विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारी लेटेस्ट सीरीज एक नया पैसा आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आइए शॉर्ट में जानते हैं कैसे आप क्रिप्टो के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को 2009 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत हुई थी पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से। हालांकि आज करीब 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं बिटकॉइन के अलावा, और कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी हैं लाइटकॉइन, रिपल, लिब्रा, डॉजकॉइन, ईथर आदि आदि। अब आप इसे अपनी जेब में नहीं रख सकते क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है। नोट या सिक्कों की तरह छू पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसको आप डिजिटल वॉलेट में जरूर रख सकते हैं। कॉइनस्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर आप इन क्रिप्टो करेंसीज को आसानी से खरीद बेच सकते हैं। क्रिप्टो के फायदे क्या क्या हैं? ये एक हाईली लिक्विड करेंसी है, यानी आपको जब पैसों की जरूरत हो या आपको लगे कि अभी बेचने में फायदा है तो आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। क्रिप्टो में मिलने वाले रिटर्न भी बाकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा होते हैं। शायद यही वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। हालांकि कई देशों में अभी क्रिप्टो को पूरी मान्यता नहीं मिली है, फिर भी कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए क्रिप्टो में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो के नुकसान क्या हैं? आपको पता है कि ट्रेडिशनल करेंसी जैसे डॉलर या यूरो या रुपया आदि अपने अपने देशों की सरकारों और बाकी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई आदि के अधीन होती हैं, यानी सरकार और सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं। लेकिन क्रिप्टो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पर किसी सरकारी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो का संसार डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर चलता है। ऐसे में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में रिस्क और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरा पेच ये है कि क्रिप्टो करेंसीज कोई कमोडिटी नहीं है, माने ना सोना, ना चांदी और ना गेहूं या दूसरा कोई अनाज। सप्लाई और डिमांड का खेला हालांकि इनमें भी है, लेकिन चूंकि ये कोई कमोडिटी नहीं है तो इनके प्राइस पूरी तरह इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर चलते हैं। ऐसे में रातों रात कोई इन्वेस्टर करोड़ों भी कमा सकता है और गवा भी सकता है। यानी कह सकते हैं कि क्रिप्टो एक हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दिवाली सीजन है, हमने आपको इन्वेस्टमेंट के इतने तरीके बताए ताकि हम शुभ दीपावली सिर्फ बोले ना, बल्कि आपके लिए उसमें कुछ मदद भी कर सकें। लेकिन इन तरीकों के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उदाहरण के लिए किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप गोल्ड, इक्विटी, ट्रेडेड फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरी ज्ञान धारा में एक चीज छूट रही है। हमने एक शब्द का जिक्र बीच में बार बार किया है, डाइवर्सिफिकेशन। इसे भी समझ लेते हैं। आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हिंदी में समझे तो सारे लड्डू एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। लेकिन क्यों? वजह यह है कि अगर गलती से वो टोकरी गिर गई या चोरी हो गई तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। इसीलिए थोड़े थोड़े लड्डू अलग अलग टोकरी में रखना ज्यादा सेफ होता है। पुराने वक्त में लोग जब ज्यादा रकम देकर दूर का सफर करते थे तो रकम एक ही जेब में नहीं रखते थे। चोर पॉकेट जानते हैं, बड़ी रकम उसमें रखते थे, चिल्लर ऊपर वाली में, ताकि कोई जेब कतरा अगर एक जेब पर हाथ साफ कर भी दे तो भी दूसरी जेब कमाल बचा रहे। बस इसी कहानी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यूं तो डाइवर्सिफिकेशन आप अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आपको आपके पोर्टफोलियो यानी वो टोकरी जिसमें आपके शेयर हैं उसको अलग अलग कंपनी या सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। मान लीजिए आपके पास सिर्फ रियल एस्टेट की किसी कंपनी के शेयर्स थे। अब चूंकि कोरोना में रियल एस्टेट इंडस्ट्री घाटे में रही थी तो इसका मतलब हुआ कि आपके शेयर्स भी घाटे में चले गए। ऐसे में अगर आपने थोड़े शेयर मेडिकल इंडस्ट्री के भी रखे होते तो आपका गजब का फायदा होता। डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान भी होते हैं।
यूं तो एज सच डाइवर्सिफिकेशन का कोई नुकसान नहीं है, फिर भी कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मारुति के शेयर्स में 20,000 का। अब अगर मारुति का शेयर रातों रात बढ़ जाए तो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट जो मारुति के शेयर से हो सकता था वो कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन फिर भी ठीक है, रिस्क से बचने के लिए आप अलग अलग फर्म्स के शेयर लेते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन वो बुद्धिमानी है जो नुकसान करती है। ज्यादा सयाना यहाँ पर नहीं होना है और सैकड़ों कंपनीज के शेयर्स ले लेना कई बार शेयर प्रॉफिट को शून्य तक कर सकता है। इसलिए होशियारी ठीक है, लेकिन जब ज्यादा कंपनियों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।